आता है टॉप पर आता है, टॉप लोगों में खलीफा हारून रशीद। आपने एक वाक़या सुना होगा, बड़ा मशहूर है। वो इस तरह से है कि खलीफा हारून रशीद और आपकी ज़ोजा एक दिन दरिया के किनारे जा रहे थे वॉकिंग करते हुए। कौन? खलीफा हारून रशीद और आपकी ज़ोजा जो थी, आपकी जो वाइफ थी। ज़ाहिर है वो मलका आलिया थी। जब आप खलीफा थे तो आप मलका होंगी, जाहिर सी बात है। तो जब आप जा रहे थे दरिया के किनारे तो वहाँ पे देखा कि एक शख्स है। वो शख्स वहाँ पर कोई मफलूकुल हाल शख्स देखा जो मजनून वाली कैफियत में था, जिसके सर के बाल हटे हुए थे, जिसके कपड़े फटे हुए थे, और वो दरिया के किनारे बैठा हुआ घरौंदे बना रहा था। जो दरिया की रेत होती है, रेत में आपने देखा पैर रख के बच्चे इस तरह घरौंदे बनाते हैं, इस तरह वो पैर बना रहा था, घर बना रहा था, घरौंदे। तो कौन? बहलुल दाना नाम था उनका। क्या नाम था? बिल्कुल, बहलुल दाना उनका नाम था। वो ये काम कर रहे थे। अब क्या होता है, जब खलीफा हारून रशीद और उनकी ज़ोजा मोहतरमा उसके करीब से गुजरते हैं तो पूछती हैं, आपकी जो ज़ोजा है वो पूछती हैं कि आप क्या कर रहे हो। बहलुल दाना असल में जो है वो अल्लाह के ख़ास बंदों में से थे। तो वो ये कहते हैं कि मैं जन्नत में घर बना रहा हूँ। क्या कहते हैं? क्योंकि जन्नत में घर बना रहा हूँ। हालांकि वो अपने पैर से दरिया के किनारे जो मट्टी है उसमें पैर रख के वो घनौंदे बना रहे थे। तो जब सवाल किया इन्होंने तो कहा कि मैं जन्नत में घर बना रहा हूँ। तो फिर ज़ोजा ने कहा कि क्या मुझे घर मिल सकता है? तो कहा हाँ, आपको घर मिल सकता है, 1 दरहम में मिलेगा। क्या, कितने पैसे लगेंगे, इसकी कीमत क्या है? जब पूछा मलका ने तो जवाब दिया 1 दरहम में। तो मलका ने, जो आपकी ज़ोजा थी खलीफा की, 1 दरहम दिया बहलुल दाना को। बहलुल दाना ने वो 1 दरहम लेके दरिया में फेंक दिया और अपने पैर से घर को तोड़ दिया। जो घरौंदा उन्होंने बनाया था उसको हाथ वगैरह मार के, पैर मार के ख़त्म कर दिया और कहा कि जा बीबी, तेरा जन्नत में घर, तुझे मुबारक हो, 1 दरहम के बदले तूने जन्नत में घर पा लिया। अच्छा, ये वाक़या आप जो हस्बैंड थे खलीफा हारून रशीद वो देख रहे थे। तो खलीफा हारून रशीद कहने लगे ये तो एक पागल सा शख्स है, तुमने बिला वजह 1 दरहम ज़ाया कर दिया, तुमने बिला वजह 1 दरहम ज़ाया कर दिया तुम्हें। तो मलका कहने लगी भाई मेरा धर्म गया है ना, बस कोई बात नहीं, मैं मुतमईन हूँ, मेरा जन्नत में घर बन गया, बस मैं ठीक है, 1 दरहम गया, मेरा गया, बस ख़त्म हो गई बात। तो खलीफा हारून रशीद जब ये पहुँचते हैं अपने घर पे, रात होती है, ख्वाबगाह में जब ये ख्वाब देखता है खलीफा हारून रशीद अब ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब में क्या देख रहे हैं कि वो जन्नत में है। किस में है? जन्नत में है। और जन्नत में एक आलीशान घर बना हुआ है, महल बना हुआ है। और आप उसके दरवाज़े पर जाते हैं, आप देखते हैं कि जन्नत के महल के दरवाज़े पर आपकी ज़ोजा का नाम लिखा हुआ है। तो ये घर खलीफा हारून रशीद की ज़ोजा का है भी, यानी आपकी वाइफ का है। तो ये देखते हैं कि मेरी बीवी का घर है, तो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। दरवाजे से वहाँ चौकीदार खड़े होते हैं, वो वहीं रोक देते हैं फरिश्ते। कहने लगे कि भाई ये दुनिया नहीं है, ये क्या है? ये जन्नत है। जन्नत में आपका कोई भी रिश्तेदार है, आप बग़ैर ऊपर अल्लाह की परमिशन से आप जा ही नहीं सकते। इस डेट क्लियर? तो आप समझ रहे हैं शायद आपके दुनिया में जिस तरह घर होता है इस तरह आप चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो अमाल के बदले में इंसान को जो है महल मिलता है और जन्नत मिलती है। तो ये बड़े पशेमान होते हैं। अचानक इनकी आँख खुल जाती है। जब आँख खुल जाती है तो फिर पशेमानी होती है कि मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी, मुझे जो है दोबारा जाना चाहिए। अगले दिन सुबह होती है तो फिर ये चल पड़ते हैं और अपनी ज़ोजा को बताते हैं कि इस तरह से मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हारा मैंने जन्नत में घर देखा, और जब मैंने दाखिल होने की कोशिश की तो फरिश्तों ने मुझे रोक लिया कि ये जो है तुम्हारा घर है, मेरा नहीं है। तो इस पर फिर वो उस बहलुल दाना को तलाश करते हैं। दोबारा खलीफा हारून रशीद वो उसी दरिया के किनारे बैठे हुए घरौंदे बना रहे होते हैं, जिस तरह पहले दिन बना रहे थे। जब घरौंदे बना रहे होते हैं तो खलीफा हारून रशीद उनके करीब जाते हैं और करीब जाने के बाद कहते हैं कि बाबा मुझे भी जन्नत में घर चाहिए। वही सवाल करते हैं कि आप क्या बना रहे हैं। पहला खलीफा क्या पूछते हैं, क्या बना रहे हो? तो बहलुल दाना वही जवाब देते हैं कि मैं जन्नत में घर बना रहा हूँ। इस डेट क्लियर? तो कहते हैं क्या आप बेचते हो घर? तो बहलुल दाना कहते हैं हाँ बेचता हूँ, तुम्हें चाहिए? कहने लगे हाँ चाहिए। तो खलीफा हारून रशीद कहते हैं कि कितने का दोगे? तो कहते हैं 300 दरहम। कितना जी? आधी हुकूमत दे दीजिए आप मुझे। बाज़ रिवायत में आधी हुकूमत आता है, बाज़ रिवायत में कुछ और, यानी कई रिवायतें यहाँ पे। और एक बहुत बड़ी कीमत बता देते हैं बहलुल दाना। जब बहुत बड़ी कीमत बता देते हैं तो खलीफा परेशान हो जाता है कि लगा इतनी बड़ी कीमत आपने पूछी है कि मैं अपनी आधी सल्तनत आपको दे दूँ। तो इस पर कहते हैं कि तुम्हारी ज़ोजा ने बिन देखे सौदा किया था और तुम ख्वाब में जन्नत में एक महल देख कर आ रहे हो। अल्लाह अकबर। क्या कहा बहलुल दाना ने? कि आप जन्नत में घर
देख कर आप देख के सौदा कर रहे हो, जो देख कर सौदा करते हैं तो उनको बड़ी कीमत देनी पड़ती है, इज दैट क्लियर। और जो बगैर देखे सौदा करते हैं तो उनका सौदा बड़ा सस्ता होता है, याद रखिएगा। ये वही खलीफा हारून रशीद है, द वाइस कैलिफ, अक्लमंद खलीफा। क्या नाम है आपका? खलीफा कैलिफ हारून रशीद। इसके जो कैरेक्टर हैं इस वाइस कैलिफ में, वो याद रखिएगा कौन कौन है। नंबर 1 हारून रशीद है, इसके कैरेक्टर में हारून रशीद। उसके बाद एक कैरेक्टर है काजी का, किसका? काजी का कैरेक्टर आपको पता ना, जज होता है काजी, जो अदालत में बैठ के फैसले करते हैं मसाइल लोगों को, काजी। तीसरा कैरेक्टर है बेगर का, बेगर। और चौथा कैरेक्टर है रिच मैन, किसका? रिच मैन। 4 कैरेक्टर है क्या वाइस कैलिफ में, कौन कौन से? हारून रशीद, काजी, बेगर और रिच मैन। स्टोरी कुछ इस तरह से है, यानी जो वाक़या है जो आपके चैप्टर में लिखा गया, पहले उसको सुन लेते हैं कि ये है क्या, उसके बाद फिर इसकी वर्ड्स मीनिंग, फिर समरी और वगैरह डिस्कस कर लेते हैं आपसे। ये 4 कैरेक्टर हैं इसके अंदर। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक दिन एक काजी 2 अफराद को हारून रशीद के दरबार में लेकर आता है। काजी जो काजी होता है शहर का, 2 अफराद उनके साथ होते हैं, उनमें एक बेगर होता है और एक रिच मैन होता है। एक जो है गरीब होता है बिल्कुल, और दूसरा लिबास से बहुत अमीर लगता है, जैसा लगता है बहुत अमीर और कबीर शख्स है। वो दोनों जो है काजी इनको लेकर आता है खलीफा हारून रशीद के पास, और कहता है कि ए खलीफा, मुसलमानों के मेहरबान खलीफा, इंसाफ करने वाले खलीफा, मेरे पास एक मसला आया है और इस मसले का हल मैं नहीं बता पा रहा कि इस मसले का हल क्या है। मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि आप इस मसले का हल अपनी अक्लमंदी और दानिशमंदी के साथ हल कर दीजिए इसे। तो फिर खलीफा हारून रशीद पूछते हैं कि मसला क्या है। तो वो ये कहते हैं कि एक वाइट रंग का घोड़ा है बड़ा खूबसूरत सा, और उस घोड़े के पीछे इन दोनों के दरमियान डिस्प्यूट हो गया, तनाज़ा हो गया। बेगर कहता है कि ये घोड़ा उसका है, रिचमैन कहता है कि ये हॉर्स उसका है, एक हॉर्स है। दोनों जो है अपने हक़ में दलाइल दे रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये जो हॉर्स है ये बेगर का है या रिचमैन का है, ये बात होती है। तो खलीफा हारून रशीद कहते हैं रिचमैन को कि तुम आगे आओ, बताओ क्या मसला है। बेगर से कहते हैं तुम आगे, स्टेप बाय नहीं, दोनों से जिक्र करते हैं। तो पहले चले इसका जिक्र कर लेते हैं हम, रिच मैन का। रिच मैन कहता है कि मैं जो है अमीर आदमी, मैं शहर के बाहर से अपने घोड़े पर सवार होकर आ रहा था, तो शहर के दरवाजे पर एट द डोर ऑफ द सिटी मुझे ये बेगर मिला, ये शख्स मिला, और ये लंगड़ा रहा था। बेगर क्या है? लिम्प कर रहा था। लिम्प कहते हैं लंगड़ाने को। लिम्पिंग का मतलब क्या होता है? लंगड़ाना, लंगड़ा के चलना। यानी जो लैम होता है ना कि टांग में फॉल्ट होता है, लेग में, पाँव में, तो वो लंगड़ा के चलता है। लिम्पिंग कर रहा था। तो ये लैम बेगर है, इसने मुझसे कहा कि मैं चल नहीं सकता, लिहाजा आपके पास हॉर्स मौजूद है तो आप मुझे अपने साथ बिठा लें ताकि मैं आपके साथ साथ चलूं। ये कौन कहता है? बोलिए। रिच मैन कहता है। किसको? नहीं, बेगर कहता है रिच मैन को। ये रिच मैन कहानी बता रहा है, अमीर आदमी कहानी बता रहा है कि मैं इस शहर के गेट पर पहुंचा, और उसके बाद जो बेगर है ये मुझसे कहने लगा कि आप जो है ना मुझे शहर तक छोड़ दें क्योंकि मैं चल नहीं सकता। तो मैंने हॉर्स के पीछे इसको माउंट कर लिया, बिठा लिया, और उसके बाद फिर हम दोनों चल पड़े। जैसे ही हम आगे गए और फिर मैंने कहा बेगर से कि आप जो है अब घोड़े से नीचे उतर जाएं, तो ये कहने लगा कि नहीं, ये हॉर्स उसका है। ये हॉर्स किसका है? बेगर जो है ये कहने लगा मुझसे कि ये हॉर्स उसका है, उसने ख़रीदा है और उसकी ख़रीदारी की वजह से बिल्कुल गरीब हो गया है, लिहाजा मेरे साथ इंसाफ कीजिए खलीफा हारून रशीद। ये जो हॉर्स है, रिचमैन कहता है कि ये मेरा हॉर्स है, ये इस बेगर का नहीं है। फिर जो है आप कहते हैं बेगर से, किससे? बेगर से कहते हैं कि अब आप बताएं क्या मसला है। तो बेगर फिर पूरी स्टोरी सुनाता है। रिचमैन ने तो अपनी स्टोरी सुना दी। अब आप और कीजिएगा, घोड़ा किसके पास होना चाहिए, रिचमैन के पास या बेगर के पास? थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें। जो हॉर्स है बहुत महंगा है, तो महंगा घोड़ा क्या गरीब आदमी ख़रीद सकता है? जो चल भी नहीं सकता हो, जिसके कपड़े भी फटे हुए हों, जो देखने से बिल्कुल बेगर लगता हो, कमज़ोर लगता हो, तो क्या वो ख़रीद सकता है? तो जवाब है नहीं। तो फिर उससे पूछते हैं खलीफा हारून रशीद, अब तुम बताओ तुम्हें क्या कहना है। अब बेगर अर्ज दराज होता है और कहता है कि वाक़या ये है कि मैं जो है इस घोड़े पर सवार आ रहा था कि मुझे ये रिच मैन ग्लपिंग करता हुआ नज़र आया। ग्लप कहते हैं सड़क के किनारे चलने को कहते हैं, ग्लप करना, ग्लप करता हुआ जा रहा था, वॉकिंग करता हुआ। तो इसलिए जब देखा कि मैं हॉर्स पर आ रहा हूँ, एक शानदार घोड़ा मेरे पास है। अब ये स्टोरी कौन सुना रहा है? बेगर सुना रहा है। तो इस रिच मैन ने कहा कि मुझे आप जो है मुझे अपने साथ ले जाइए ताकि मैं जो है शहर पहुँच जाऊँ। तो मैंने फिर इसको अपने साथ बिठा लिया, और बिठाने के बाद जो ना फिर हम दोनों चल पड़े। और फिर जब वो
उतरने का वक्त आया तो रिच मैन उतर नहीं रहा था, ये कहने लगा कि ये घोड़ा उसका है। खलीफा हारून रशीद मेरे साथ इंसाफ कीजिए, क्योंकि मैं इस हॉर्स की वजह से भिखारी बन गया हूँ। मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे इस हॉर्स को ख़रीदने के लिए मैंने खर्च कर दिए। मैं गरीब हो गया हूँ, ना तवा हो गया हूँ, लिहाजा अब ये हॉर्स ही मेरे पास बचा है जिसकी वजह से मैं बेघर बना हुआ हूँ। लिहाजा आप इंसाफ कीजिए और मुझे जो है ना ये हॉर्स दिलवाइए मेरा। अब यहाँ खलीफा हारून रशीद के पास दो ऑप्शन आ गए। रिच मैन का कहना है कि ये उसका हॉर्स है, बेगर का कहना है ये उसका हॉर्स है। बेगर बज़ाहिर लगता नहीं है कि शायद ये उसका हॉर्स होगा भी नहीं होगा, लेकिन उसके पास ठोस दलील है कि मैंने जो है पैसे खर्च किए इसको ख़रीदने के लिए, महंगा हॉर्स था। और जो रिच मैन है उसका कहना है कि ये हॉर्स उसका है और ये बेगर मुझसे हथियाने की कोशिश कर रहा है। अब खलीफा हारून रशीद फैसला कैसे करते हैं? अपनी अक्लमंदी और विजडम की वजह से। ये खलीफा हारून रशीद वो हैं जो रातों में डिसगाइज होते हैं, अपना भेस बदल लेते हैं और भेस बदलने के बाद गली कूचों में जाते हैं। गली कूचों में जाकर फिर पता करते हैं कि लोगों के हालात कैसे हैं, कौन मुफलिसी की हालत में है, कौन गुर्बत की हालत में है, किसके साथ क्या परेशानी है, और दिन में फिर उस मसाइल का हल तलाश करते हैं। इज़ दैट क्लियर? ये उस दौर के खलीफा हुआ करते थे जो पूरी गली कूचों में जाके भेस बदल कर, ताकि कोई उन्हें पहचान न ले, लोगों की मदद किया करते थे। तो खलीफा हारून रशीद ने कहा कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, इसका तो हवाला भी पता चल जाएगा कि ये किसका हॉर्स है। तो क्या कहा खलीफा हारून रशीद ने? कहा कि बेगर को कहा पहले आप आओ, इस घोड़े को, हॉर्स की जो पीठ है इसको टच करो, घोड़े की जो पीठ है हॉर्स की उसको टच करो। तो वो बेगर आगे आता है, हॉर्स को जैसे ही टच करता है तो हॉर्स विंस्ड, यानी हॉर्स जो होता है विंस का मतलब होता है नाराज़गी का इजहार करना। ये ऐसा लगता है कि जैसे बेगर ने जब इस हॉर्स को टच किया तो घोड़े ने इस बात को पसंद नहीं किया। तो इसके लिए इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं क्या? विंस्ड। विंस का मतलब क्या है बोलिए फिर से? नाराज़गी का इजहार करना। जैसे घोड़े ने, हॉर्स ने नाराज़गी का इजहार किया, उसको अच्छा नहीं लगा कि ये जो है ना मुझे क्यों टच किया शख्स ने। फिर वो कहते हैं कि अब रिचमैन से कहते हैं कि आप टच करें, खलीफा हारून रशीद। फिर रिचमैन आता है, अपने घोड़े को टच करता है, जैसे ही टच करता है तो हिनहिनाने लगता है घोड़ा। इसको कहते हैं नेक्ड, खुशी से, प्लेजर के साथ। नेक्ड, हिनहिनाना कहते हैं ना, आपने देखा होगा घोड़े हिनहिनाते, आवाज़ लगाते हैं खुशी से। और स्नोट करने लगा, स्नोट करने लगा। कौन? घोड़ा खुशी से स्नोट करने लगा, हिनहिनाने लगा। तो फिर खलीफा ने फैसला दे दिया किसके हक़ में? रिच मैन के हक़ में, और कहा कि ये घोड़ा रिच मैन का है, ये तुम्हारा नहीं है। अब चूँकि साबित हो गया था कि हॉर्स उनका है, तो अब साबित होने के बाद क्या होना चाहिए था बताइए? सज़ा मिलनी चाहिए थी किसको? बेगर को। तो खलीफा हारून रशीद बहुत रहम दिल थे, कहने लगे कि मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ अगर ये रिच मैन तुमको माफ़ कर दे, अमीर आदमी तुम्हें माफ़ कर दे तो मैं भी आपको माफ़ कर दूँगा। तो फिर वो रिच मैन भी रहम दिल होता है, वो कहता है मैंने इसे माफ़ किया। और उसकी हालत को देखते हुए हैंड फुल ऑफ कोइंस, यानी मुट्ठी भर अशरफियाँ, सोने की अशरफियाँ निकाल के वो रिच अपनी थैली में से उस बेगर को दे देता है। और देने के बाद फिर पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि सब उस रिच मैन के अमल को अच्छा पसंद करते हैं कि बेगर ने उसके साथ क्या किया? बुरा अमल किया, और रिच मैन ने उसके साथ बहुत अच्छा अमल किया बदले में। इसलिए नबी ने फरमाया कि बदी का बदला हमेशा नेकी से देना चाहिए। बदी का बदला कैसे दें? हमेशा नेकी से दें। इज़ दैट क्लियर? क्योंकि जब आप बदी का बदला नेकी से देते हैं तो नेकी उस बदी को ख़त्म कर देती है। याद रखिएगा, पॉइंट यही बड़ा इंपॉर्टेंट। आइए अब इस सबक का हम सबसे पहले मुश्किल अल्फाज और मायने लिखेंगे। क्या आपने कॉपी नहीं निकाली अभी तक? मुश्किल अल्फाज और मायने, वर्ड्स मीनिंग लिखिए। वर्ड्स मीनिंग, ये है सबसे पहले कैलिफ कहते हैं किसे? बोलिए। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, मेरे साथ साथ लिखिए। कैलिफ, कैलिफ का मतलब मुस्लिम रूलर, इसका एक मतलब है मुस्लिम रूलर। मुसलमानों का जो हुक्मरान है उसको कहते हैं मुस्लिम रूलर। खलीफा उर्दू में क्या कहते हैं? नंबर 1। नंबर 2 विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है? बोलिए। अक्लमंदी।
इंग्लिश में कहते हैं इसको फेयरनेस। विजडम का मतलब होता है बीइंग वाइज, बीइंग वाइज, अक्लमंद, अक्लमंदी, दानाई, दानाई भी बोलते हैं और अक्लमंदी भी। दानाई, अक्लमंदी। तीसरा डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब है चेंज अपीयरेंस, अपने हुलिये को चेंज करना, चेंज अपीयरेंस, EARANC। चेंज अपीयरेंस का मतलब क्या है? भेष बदलना। भेष बदलने का मतलब है अपना हुलिया बदलना ताकि कोई पहचान ना सके, भेष बदलना। डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब था quarrel, यानी झगड़ा, झगड़ा, लड़ाई, मसला। क्लेम। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, डिमांड करना किसी चीज़। दावा करना या डिमांड करना। स्वेर। स्वेर का मतलब होता है कसम खाना, असर्ट करना, असर्ट, असर्ट माने कसम खाना। लोग अपनी बात को ऑथेंटिक करने के लिए कसम खाते हैं। कसम खाना किसी, ताकि आप अपनी बात में जोर लाना चाहते हैं कसम खा के कि हम वो सच्चे हैं। सातवां बेगर का मतलब होता है, सब जानते हैं, वन हु बेग्स, जो भीख मांगता हो, भिखारी, भिखारी को कहते हैं बेगर। लिम्प कहते हैं लंगड़ाने को, लिम्प। होबल, लंगड़ाना या लंगड़ा भी कह सकते हैं। लिम्प माने लंगड़ा, होबल नहीं। डिसमाउंट। डिसमाउंट का मतलब है गेट ऑफ, नीचे उतरना, गेट ऑफ, किसी सवारी से नीचे उतरना, किसी भी चीज़ से नीचे उतरना। क्रूरल्टी, जुल्म। रथलेसनेस, लेसनेस, जुल्म, नाइंसाफी। विंस, पीछे हटना नाराजगी के साथ, विंस। श्रिंक बैक, पीछे हटना, ये लिखिए। merciful, रहम दिल, काइंड। रहम दिल। डिजर्व, रीन्स, रैग। रैग्स कहते हैं ओल्ड क्लॉथ को, ओल्ड क्लॉथ,
पुराने कपड़े। पुराने कपड़े पहने। ये नोट कर लें प्लीज़। इसके बाद इसकी समरी चलेगी। पीछे हटना, नाराजगी से वो थोड़ा पीछे गया ना, बेस हो गया, उसको टच किया। समरी क्या है, इसकी समरी क्या है वो लिखेंगे। इसको मिटाना पड़े, पहले मुझे वो करना पड़ेगा, उसके बाद समरी लिखना है।